आज हम लोग नाटक लिखने का व्याकरण विषय पर ही चर्चा करेंगे और यह भाग 2 है। आप भाग 1 में बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर चुके हैं, आप जानते ही हैं। उसमें हमने शब्दों पर बात की है, नाटक में विषय का क्या महत्व होता है, नाटक में समय का क्या महत्व होता है, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की है। आज के इस भाग में हम लोग संवादों पर बात करेंगे, स्वीकार अस्वीकार का क्या महत्व होता है, शिल्प पर बहुत सी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि नाटक में संवादों का क्या महत्व होता है। साथियों, संवाद तो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब वो संवाद हम अपने दोस्तों से करें या अपने घर वालों से करें या किसी से भी करें, लेकिन संवादों का बहुत महत्व होता है। यानी एक जो बोलता है और दूसरा उसका जवाब जो देता है, दोनों में क्या संबंध है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग तो ये बाकायदा रोज़ बोलते हैं, सुनते भी हैं और लगातार अपने आसपास होने वाले संवादों पर ध्यान देते होंगे। तो संवाद पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप संवादों पर ध्यान देना भी शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि संवादों का नाटक में क्या महत्व होता है। संवादों का कहानी में भी महत्व होता है, लेकिन नाटक में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। नाटक संवादों के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो कथोपकथन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बिना नाटक आगे नहीं चल सकता है, बल्कि उसी के माध्यम से नाटक में तनाव को दिखाया जाता है, नाटक में उत्सुकता को दिखाया जाता है, नाटक में रहस्य और रोमांच को भी संवादों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो अंत में उपसंहार जैसे तत्व भी उसके लिए बहुत अनिवार्य हो जाते हैं। इसलिए नाटक में इन सारे तत्वों को संवादों के माध्यम से ही बताया जाता है। उपसंहार भी, यहाँ तक कि तनाव भी, ये सब कुछ संवादों के माध्यम से बताया जाता है। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक, यानी एक खल्प चरित्र होगा, यानी दुष्ट चरित्र होगा, और एक सत् चरित्र होगा। तो हमेशा एक अच्छा चरित्र और एक बुरा चरित्र, नाटक में अक्सर ऐसा होता है। सूत्रधार की परिकल्पना भी नाटक में की गई है। हमारे जो संस्कृत नाट्य की जो कल्पना की गई है, संस्कृत जो रंगमंच है, उसमें बाकायदा यह प्रस्तुत किया जाता है। एक सूत्रधार आता है, वह कहानी को शुरू करता है और कहानी को शुरू करते हुए अपने पात्रों का परिचय कराता है। उन पात्रों में उसका सच्चरित्र भी हो सकता है और उसका खल चरित्र भी हो सकता है। तो भारत या पाश्चात्य के नाट्यशास्त्र में भी आरंभ में सूत्रधार की बाकायदा कल्पना की गई है। भारत में तो आपने देखा ही है, आप जानते हैं बाकायदा। तो वह कौन सी चीज़ है जो नाटक को सशक्त या कमज़ोर बनाती है, या यूँ कह सकते हैं कि सशक्त और कमज़ोर नाटक के बीच कौन सी चीज़ें, कैसे अंतर आप पाएंगे, कैसे अंतर निर्धारित कर पाएंगे कि आखिर एक नाटक को कौन सशक्त बनाता है और कौन कौन कमज़ोर बनाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि उसका संवाद ही उसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाता है और उसका संवाद ही उसका सबसे ज़्यादा उसको सशक्त बनाता है। देखा उद्धव जी, यही तो है प्रेमा भक्ति। प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु किसी भी रूप को धारण कर लेते हैं। हर पुरुष में स्त्री है और हर स्त्री में पुरुष है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही तो राधा है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। अरे सखी, क्या श्याम सखा ऐसी लीला करते थे, नाच नाच कर ऐसा स्वांग वे भरते थे। कुछ और सुनाओ उनकी लीला, कैसा स्वांग वे करते थे। माखन चोर चिचोर की कुछ और लीला सुनाओ ना प्यारी। अरे उद्धव जी, स्वांग केवल कन्हैया ही ना किया करते, तो असली स्वांग हमारी राधा रानी रचा करती। राधा रानी तो संवाद जो है क्रियात्मक होने चाहिए, यानी किसी न किसी एक्शन की ओर, किसी न किसी गति की ओर ले जाने वाले संवाद होने चाहिए। जैसे हैमलेट में आप जानते ही हैं, बाकायदा ये संवाद टू बी और नॉट टू बी, ये खूब आप सुनते हैं। ये बाकायदा हम लोगों के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आप हमेशा हैमलेट के उदाहरण जब भी आएगा, टू बी और नॉट टू बी। स्कंदगुप्त नाटक में बाकायदा जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, उसका जो एक संवाद है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। यानी किसी भी नाटक का एक संवाद इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि आने वाले समय में कहीं भी उसका प्रयोग किया जाए,
तो यह वाक्य भी खूब प्रयोग किया जाता है, टू बी और नॉट टू बी। और अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इसका भी प्रयोग खूब ज़्यादा कहानियों में भी, आने वाले आगे की कहानियों में प्रयोग किया गया, निबंधों में प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि जगह जगह इस संवाद को बोला जाता है। तो वो संवाद जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाएं, ऐसे संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी दृश्यात्मक संवाद, क्रियात्मक संवाद, जिसमें एक गति हो, जिसमें एक एक्शन हो, जिसमें एक अर्थ हो, ऐसे संवादों का बहुत ही महत्व होता है। तो इसलिए संवाद लिखते समय, संवादों पर ध्यान देते समय हम लोगों को इसको देना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो काम होगा वो वही होगा कि आप अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनते रहें और किस तरह के संवाद हो रहे हैं। जैसे सब्जी लेते हुए सब्जी लेने वाले और सब्जी बेचने वाले के बीच का संवाद, ऐसे ही टिकट काउंटर पर जो संवाद होते हैं वह भी आप बाकायदा सुन सकते हैं। इसी तरह से आप किसी लाइन में खड़े हैं, उस लाइन में खड़े हुए लोगों के बीच के संवाद, पानी लेने वालों के बीच के लाइन में जो संवाद है, यह भी आप बाकायदा ध्यान दीजिए, उनको नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए और इन्हीं संवादों को अपने लिखने वाले नाटक का आधार बना लीजिए। आप नाटक लिखिए या कहानी लिखिए या कुछ भी लिखिए, इन संवादों को उसमें ज़रूर समावेश उसका करने की कोशिश करिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और इससे आपकी भाषा भी बहुत ही सशक्त हो जाएगी और हर किसी के तरफ से आप बोलने के लिए बाकायदा हर किसी की भाषा बोलने में आप समर्थ हो पाएंगे। यानी एक स्त्री पात्र के रूप में भी आप अपने को सोच पाएंगे, एक पुरुष पात्र के रूप में भी अपने सोच पाएंगे। तो हर रूप में अपने आप को सोच पाना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने को अपने से हट करके सोचने की आदत हमारी नहीं होती है और ये लोकतांत्रिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने को केवल एक रूप में नहीं बल्कि अनेक रूप में प्रस्तुत कर पाएँ, अनेक रूप में अपने संवादों को देख पाएँ, समझ पाएँ। तो इसके लिए ये प्रयास आप आज ही से शुरू कर दीजिए। नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की जो अवधारणा होती है उसका बड़ा महत्व होता है। नाटक असल में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों की जब उनका आदान प्रदान होता है तो उसमें टकराहट का पैदा होना बड़ा स्वाभाविक है। यानी दो व्यक्ति अगर मिल रहे हैं तो दो व्यक्ति के विचार ज़रूरी नहीं है कि मिलते जुलते हों, ज़रूरी नहीं है कि वो एक तरह से सोचते हों, तो अलग अलग तरह से सोचते हैं। लेकिन कहाँ टकराहट है, कौन सी बात है जहाँ वो टकराहट पैदा हो रही है, यह दिखाना नाटक में संवादों के माध्यम से ही हो सकता है। और यह संवाद बाकायदा, जैसे मैंने अपनी जस्मा ओढ़न वाली बात भी आपके सामने प्रस्तुत की थी पहले भाग में, आपको याद होगा, तो जस्मा ओढ़न नाटक में भी यही हुआ था कि उन दो चरित्रों के बीच जो संवाद हो रहे थे वो कैसे एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक का मूल्य और दूसरा का मूल्य, एक राजा का मूल्य और एक जस्मा का मूल्य, जो बिल्कुल साधारण स्त्री थी, तो दोनों के मूल्य टकरा रहे थे, दोनों के बाकायदा तार्किक संवाद एक हो रहा था। तो संवादों को करते समय, ये संवादों को लिखते समय इस बात का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, यानी स्वाभाविकता उसमें होनी चाहिए। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम बन जाता है। दरअसल अगर मान लीजिए बिल्कुल सामान्य बात जो जीवन में हो रहा है उसको अगर प्रस्तुत करना है तो नाटक जैसी विधा थोड़ी शायद मुश्किल होगी, क्योंकि नाटक में बिल्कुल सीधे सीधे चीज़ों को कह देने की बात उतनी बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से नहीं कहा जा सकता। तो नाटक, दरअसल आपको मैं एक बात बता दूं कि नाटक की शुरुआत अगर देखा जाए, लोक नाट्य की परंपरा की जब मैंने बात की थी, तो नाटक की शुरुआत अगर देखा जाए तो शिक्षित करने के लिए हुआ था, ये समाज को शिक्षित करने के लिए। तो कई ऐसी चीज़ें जो समाज में गलत हो रही हैं, कई ऐसी चीज़ें जो समाज में शायद हमें ठीक नहीं लग रही हैं, उन सब पर अगर हमें कहीं अभिव्यक्त करना होता था, उन सब पर कहीं कहीं कोई टिप्पणी करनी होती थी, तो नाटक सबसे बढ़िया माध्यम होता था हमारे सामने। वहाँ से शुरुआत हुई थी, इसलिए इस विधा में इसका बड़ा महत्व है। तो जो जैसा है सीधा सीधा, यानी अगर व्यवस्था जैसी चल रही है उस व्यवस्था को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना हो तो नाटक विधा बिल्कुल ठीक नहीं है। नाटक विधा में निश्चित रूप से एक बाकायदा कथोपकथन होना, एक द्वंद्व का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों के बीच एक द्वंद्व, जिसको संघर्ष कहते हैं, दो चरित्रों के बीच संघर्ष, दो समाजों के बीच संघर्ष, दो कह सकते हैं दो समय के बीच भी संघर्ष दिखाया जा सकता है। नाटक में यह किया जा सकता है। अब तू इतना चुपचाप रह भी ले तो कौन जाने, अरे दरोगा ने सुन लिया तो सुन लिया, तलब ही कटेगी ना। अब
तेरी जान की कसम खाकर कहता हूं, दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। बस समझ लिया कि हराम है। तलब भी करती तो कोई बात थी, पर लगता है कहीं बर्खास्तगी ना हो जाए। मेरी जीभ क्यों नहीं जल गई? क्यों कर मैंने उसे दाढ़ी जार कह दिया? अरे बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस इल्जाम पर बर्खास्त करते हो। कोई अंधेर है और फिर गाली देते किसने सुना? जिसे चाहे बर्खास्त कर दे। जिस नाटक में भी ऐसी कोई कोशिश की गई, असंतुष्टि, छटपटाहट या प्रतिरोध, अस्वीकार, नकारात्मक तत्व उपस्थित जब तक नहीं हुए, तो वो नाटक उतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। गहरा प्रभाव वही नाटक छोड़ पाता है जिसमें कहीं ना कहीं अंतर्विरोध हो, कहीं ना कहीं प्रतिरोध हो, कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं गतिरोध हो। तो ये सारी बातें जब होंगी तो तभी नाटक सशक्त बन पाता है। ये हमारे पास उदाहरण संस्कृत नाट्य शास्त्र का भी मिलेगा, पाश्चात्य नाटकों में भी यह मिलेगा। तो ये पारसी थिएटर्स में भी आप पाएंगे, आप संस्कृत नाट्य परंपरा के थिएटर में भी आप पाएंगे, आप बाकायदा ये सारी चीज़ों में यहाँ तक कि लोक नाट्य परंपरा में भी आप पाएंगे। उदाहरण के लिए अंधायुग नाटक या तुगलक, ये नाटक देख सकते हैं आप। इनमें बाकायदा ये बातें आपको दिखाई पड़ेंगी, बाकायदा इसमें एक तरह का प्रतिरोध, एक तरह का गतिरोध, एक तरह का ऐसा संवाद आपको दिखाई पड़ेगा। अब हम देखते हैं नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाते हैं वो भी बिल्कुल सपाट नहीं होने चाहिए, टाइप भी नहीं होना चाहिए उन्हें। उनको एक अलग तरह का चरित्र, क्योंकि थोड़े से चरित्र होंगे, बहुत कम होंगे, नाटक में सारे चरित्र प्रभाव नहीं डाल सकते, थोड़े से चरित्र होंगे, लेकिन वो थोड़े से चरित्र ऐसे होने चाहिए जिनकी खास विशेषता हमारे सामने प्रस्तुत की जा सके। उनकी खास जो बातें हैं वो हमारे सामने कहीं ना कहीं आकर के प्रस्तुत हो जाए। ये हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि शब्द को बोलने वाला जो पात्र है वो मंच पर जब आएगा तो वो सचमुच एक व्यक्ति है, वह मनुष्य है, वह कोई कह सकते हैं कठपुतली नहीं है, तो वह एक बाकायदा हाड़ मांस का बना हुआ मनुष्य है। तो वह जीवंत होना चाहिए, उसकी बात सच्ची होनी चाहिए, उसकी बात में ताकत होनी चाहिए, उसकी बात नकली नहीं होनी चाहिए, उसकी बाकायदा उसकी कहानी वास्तविक होनी चाहिए, वास्तविक जीवन की कहानी होनी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। अवास्तविकता अगर उसमें होगी तो वह किसी को भी अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पाएगी। तो ये ध्यान हमें रखना पड़ेगा, जितनी सहजता हो उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप कृष्ण को भूल जाएं, आप भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं और सिर्फ ब्रह्म को याद कीजिए। गीता सार इदम शास्त्रम, गीता सार इदम शास्त्रम, सर्व शास्त्रम सुनिश्चितम, यत्र स्थितम ब्रह्म ज्ञानम सर्व शास्त्रम सुनिश्चितम। उद्धव जी, भगवान कहते हैं कि आप उन्हें भूल जाएं और सिर्फ निराकार परमात्मा को याद रखें, निराकार परमात्मा को याद रखें। उद्धव जी, जो बात कृष्ण भक्ति में है ना, वो बात तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर है। कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है, और भक्ति ही तो गोपी है। हर गोपी में कृष्ण है और कृष्ण में ही गोपी है। अच्छा, जब हम सहजता कहते हैं, सहज भाषा कहते हैं, तो ध्यान रखिए कि हमारा ध्यान जाता है कि सहज भाषा मतलब बहुत ही आसान भाषा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। अगर मान लीजिए संस्कृत नाटकों को याद करिए, क्योंकि नाटक में संस्कृत के बगैर हम बात ही नहीं कर सकते। तो अगर संस्कृत नाटकों को आप याद करिए तो उसमें तो बहुत ही कठिन बाकायदा संस्कृत के जो डायलॉग, जो संवाद भाषा हमें समझ में भी नहीं आती, कई बार लोगों को, सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन वो भाषा वहाँ सबसे एप्रोप्रिएट, सब उपयुक्त भाषा लगती है, उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। इसलिए वो भाषा, उस भाषा का वहाँ होना ज़रूरी है। वही सहजता है वहाँ की, वो ही सहजता उसकी मानी जाएगी। अगर हम उससे अलग बात करेंगे तो सहजता नहीं रहेगी। इसी तरह जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककार हैं, जो आधुनिक नाटककार हैं, उनकी भाषा की विशेषता को आप देखिए कि उन्होंने जिस भी चरित्र को उठाया है उस चरित्र के समय को देखते हुए वह उसी भाषा को भी उसमें लिया है। तो इन सारी बातों पर हमें साथियों ध्यान देना पड़ेगा। जब भी नाटक लिखिए या नाटक पर खेलने की भी प्रयास करिए या अपने
स्कूल में कहीं भी खेलते हैं या प्रस्तुत करते हैं, रूपांतरित करते हैं, क्योंकि आजकल कहानियों को रूपांतरित करना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि नाटक अब बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो कम लिखे जा रहे हैं नाटकों में अगर आप अपना एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इन सारी विशेषताओं पर आप ध्यान दीजिए। तो नाटक की शिल्प संरचना भी आज के हिंदी नाटककारों के पास अगर देखा जाए तो बहुत तरह की शिल्प आज हमारे सामने है। यहाँ तक कि आज फ्लैशबैक में भी हम लोग चले जाते हैं, पूर्व दीप्ति शैली जिसको हम लोग कहते हैं। तो फ्लैश बैक में जाने की हमारे पास बाकायदा सुविधा है। लेकिन संस्कृत नाटक जैसे स्वप्नवासव दत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित, ये संस्कृत के नाटकों का जो एक बहुत ही सुंदर ढांचा हमारे सामने है, इसे अगर हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं तो लोक नाटकों का भी हमारे पास एक फॉर्म है आज। जैसे नुक्कड़ नाटक, बाकायदा नुक्कड़ नाटक आज हमारे यहाँ खूब खेले जाते हैं, तो वह परंपरा भी आज हमारे सामने मौजूद है। एक शास्त्रीय परंपरा मौजूद है, एक लोक परंपरा भी हमारे सामने मौजूद है। यहाँ तक कि पारसी नाटकों का भी अपना एक अगला जो शिल्प है, जैसे शेर व शायरी जिसमें होता है, जिसमें संगीत होता है, गीत संगीत खूब दिखाई पड़ेगा, तो ये परंपरा भी आज हमारे सामने मौजूद है। यानी ये तीन परंपराएं जो मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, शास्त्रीय परंपरा, लोक परंपरा और एक पारसी थिएटर के जो महत्व है वह भी हमारे सामने मौजूद है, यानी गीत संगीत की परंपरा। तो इन सारी परंपराएं आज हमारे सामने मौजूद है। इब्सन की तर्ज पर अगर जाए तो यथार्थवादी नाटकों का एक मुहावरा भी हमारे सामने मौजूद है। यानी कई तरह के अगर हमारे पास शैलियाँ मौजूद हैं तो अब आज के नाटककार के लिए तो हमारे पास बहुत आसान हो गया है कि इनमें से किसी भी एक कला को, किसी भी एक शैली को चुन लिया जाए। अगर एक शैली को चुन करके हम प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसी शैली में अपनी बात को हम कह सकते हैं। किसी की भी, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी ईदगाह की बात की थी, तो ईदगाह कहानी है। अब इसका हम नाट्य रूपांतरण करना चाहते हैं तो इसका नाट्य रूपांतरण हम चाहें तो बाकायदा नुक्कड़ रूप में भी कर सकते हैं। इसका नाट्य रूपांतरण हम चाहें तो पारसी शैली में भी कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पारसी शैली में करेंगे तो उसको संगीतात्मक रूप में ले जाना पड़ेगा, गीतात्मक रूप में ले जाना पड़ेगा। अगर नुक्कड़ रूप में करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा ज़रूर आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मंच के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉप्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। और साथियों मैं बता दूं कि नाटक में जितने कम प्रॉप्स हों, यानी ज्यों का त्यों केवल चरित्र, नाटक की विशेषता ही यही होती है कि संवादों के माध्यम से चरित्र अपनी हर बात प्रस्तुत कर दे। अगर वो जाड़े की बात कर रहा है तो ठंड की बात भी सिर्फ संवादों से और उसके एक्शन से पता चल जाए, ज़रूरत नहीं है बर्फ़ ले आने की। और गर्मी की बात कर रहा तो ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कोई अंधड़ दिखाया जाए या कोई ऐसी गर्मी की बात दिखाई, बल्कि वो केवल संवादों से प्रस्तुत किया है। यही नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी केवल संवाद और केवल चरित्र, किसी प्रॉप की ज़रूरत न हो, तो ये सबसे ज़्यादा नाटककार की सफलता मानी जाती है। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए और अपनी शैली विकसित करते हुए इन तीनों से किसी अलग स्वरूप की भी कल्पना की जा सकती है। साथियों, आजकल आप देखते होंगे नाटक में बहुत तरह के प्रयोग हो रहे हैं। अगर आप जाते होंगे कभी रंगमंच पर देखने के लिए नाटक, हालांकि बहुत कम लोग आजकल जाते हैं रंगमंच पर देखने के लिए, लेकिन अगर आप जाते होंगे तो आप देखिएगा कभी कभी कि आजकल तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। आजकल क्या होता है कि दृश्य बाकायदा पर्दे पर फिल्म की तरह दृश्य दे दिया जाता है, तो आसान है लोगों के लिए। यानी अगर मान लीजिए कि महाभारत कालीन या युद्ध का दृश्य दिखाना है, तो युद्ध का दृश्य दिखाना है तो स्क्रीन पर आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है कि वो युद्ध का दृश्य हमारे सामने रंगमंच पर किया जाए, तो उससे भी काम चल जाता है। लेकिन लोगों का मानना है, जो अच्छे नाटककार हैं, जो अच्छे कह सकते हैं नाटक खेले हैं जिन्होंने, वो बाकायदा इस बात को कहते हैं, और शायद आप भी इस बात पर सोचिएगा कि वो कहते हैं कि ऐसा करने से एक विधा समाप्त हो जाएगी। विधा को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उस कला को और ज़्यादा तराशने की ज़रूरत है। बल्कि देखना ये चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में, कम से कम प्रॉप की मदद से कम तैयारी की मदद से कैसे नाटक को प्रस्तुत कर सकते हैं। यही आर्ट है, यही कला है। तो ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो आप भी इस तरह की कोशिश करिएगा, एक नई शैली कोशिश करिए, बिल्कुल उन पुरानों को छोड़कर, चाहे वो पारसी थिएटर हो, चाहे संस्कृत की परंपरा हो, चाहे वो लोक परंपरा हो, इन सब को छोड़कर एक नई परंपरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप।
लेकिन नाटककार जो होता है शिल्प संरचना को निश्चित लेकर के चलता है, किसी कथ्य को कहानी में फिट करने की ज़रूर कोशिश करता है, चरित्र को बाकायदा समय में फिट करने की कोशिश करता है। ये कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। तो आप ये सब करते रहिए और आप देखेंगे कि कुछ नाटक की जो महत्वपूर्ण बातें, इन पर भी ज़रा ध्यान दे लीजिए कि नाटक ही एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। यहाँ तक कि नाटक की कहानी बेशक पहले की हो, पुरानी हो, भूतकाल की हो, लेकिन भविष्यत काल से संबद्ध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। ये याद रखना पड़ेगा जब भी हम संवाद लिखें। और दूसरी बात, नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है, फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना होता है। ये भी याद रखना चाहिए। यानी सबसे पहले सोच लीजिए कि कौन कौन सी घटनाएं अपने नाटक में लेके आएंगे, उन घटनाओं को संवादों के माध्यम से प्रस्तुत कर दीजिए। उसके बाद उसे एक संबद्ध कर दीजिए, एक दूसरे से जोड़ दीजिए। संबद्ध करने के लिए चाहे तो सूत्रधार को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, वो लेखक भी हो सकता है, सूत्रधार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको चाहे तो आप जोड़ दीजिए। बहुत आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। सिर्फ 3-4 घटनाएं जोड़ लीजिए और उन घटनाओं को एक सूत्रधार लेकर के उसको जोड़ दीजिए। एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाए। तो यानी संवाद पर बहुत ध्यान दीजिए कि एक संवाद दूसरे का जवाब जो आता है वो दूसरे संवाद में क्या आ रहा है, कैसे वह आगे की कहानी की ओर हमें ले जा रहा है। इस बात पर भी बहुत गौर करिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से ही होता है। मैंने पहले ही बताया था कि द्वंद्व नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है। जब तक हम किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं सिर्फ, तब नाटक की ज़रूरत नहीं, वह नाटकीयता आएगी ही नहीं। नाटकीयता वहीं आएगी जहाँ अस्वीकार है, यानी किसी न किसी तरह का प्रतिरोध है, किसी न किसी तरह का गतिरोध है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और आप भी ध्यान दीजिए। आप ध्यान देते समय यह भी कोशिश करिए कि अपने आसपास को के दृश्यों को देखें, चाहे वो रेलवे कह सकते प्लेटफॉर्म का दृश्य हो, ट्रेन के किसी डब्बे का दृश्य हो, बस अड्डे का दृश्य हो, या फिर हॉस्पिटल का दृश्य हो, या फिर पानी भरने वाले लोग, खड़े हुए लोग जो हैं उनके दृश्य हों। किसी के भी दृश्यों को उठा लीजिए, उन दृश्यों को आप ध्यान दीजिए, अपना हमेशा ध्यान देते रहिए और संवादों में उसको घर में आकर डायरी में लिखने की कोशिश करिए। फिर उन दृश्यों को एक के साथ दूसरे को जोड़ते चले जाइए और फिर आप पाएंगे कि आपके सामने छोटे छोटे कई नाटक तैयार हैं। उनको बाकायदा प्रस्तुत कर सकते हैं अपने स्कूल में भी, और चाहे तो लिख कर के भी उसको रख सकते हैं, तो एक किताब के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये प्रस्तुति आप खुद करके देखिए। आज नाटक के बारे में सिर्फ इतनी ही, हम आगे फिर कुछ बातें लेकर के आपके सामने आएंगे।